सो आज हम क्लाइमेटोलॉजी को या जलवायु विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर यानी कि इस पर्टिकुलर यूनिट में या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्या क्या टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। पहला, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे, हमारी पृथ्वी का वातावरण या हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से बना, उसका इवोल्यूशन किस किस फेजेस में हुआ, ये देखेंगे। फिर यहाँ पे चैप्टर्स है जैसे कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है या किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे कि जो हमारा वातावरण है या जो हमारा वायुमंडल है बेसिकली, इसका जो संरचना है वो किस तरह से है पूरी पूरी। इसमें कौन कौन सी लेयर्स, कौन कौन सी परतें मिलती हैं, कितनी कितनी हाइट पे मिलती है, और उन परतों या उन लेयर्स की क्या खासियत होती है, क्या उनमें जो है फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर कई बुक्स में लिखा है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम इसको अलग करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हमें इसको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर है प्रेशर बेल्ट्स, फिर विंड सर्कुलेशन सिस्टम, विंड सर्कुलेशन सिस्टम। उसके बाद टाइप्स ऑफ विंड्स। फिर इसके अलावा कुछ और सर्कुलेशंस हैं जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, यानी हिंदी में इसको लिखेंगे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात या प्रतिसारी चक्रवात, एंटी साइक्लोन, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें इन चैप्टर्स के अंदर ही कई सब टॉपिक्स भी हैं, राइट। इसके अलावा टॉपिक है जैसे कि हीट बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड। कुछ न्यूज वाले टॉपिक्स भी हो गए जैसे कि हीट डोम, इसमें एक चैप्टर है मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्र। तो मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स, और एक दूसरा चैप्टर है बायोजोग्राफी में बायोम्स, वो एक साथ यहां पे कवर करेंगे। मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ अर्थ, या पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्र, ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेजर मेजर जो है चैप्टर्स हैं, इनके साथ कई सारे दूसरे सब टॉपिक्स छोटे छोटे अपने अपने चैप्टर्स होंगे जो आ जाएंगे। कि जैसे मान लीजिए हम एटमॉस्फेयर जब पढ़ेंगे, उनमें गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन, इसमें मतलब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वहीं पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कवर हो जाएगा हमारा, वहीं पे ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। तो हर चैप्टर में कई सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम रेस्पेक्टिव जो भी चैप्टर उठाएंगे साथ के साथ उसको करते चलेंगे। क्लाइमेटोलॉजी को ध्यान रखना कि एक ऐसी यूनिट है जो बेसिकली लगभग हर दूसरी चीज से रिलेटेड है, हर दूसरी जोग्राफिकल यूनिट से या जोग्राफिकल चैप्टर से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है ये। जितना अच्छा ये चैप्टर आप कर लोगे, इसका फायदा क्या मिलेगा कि ज्योग्राफी में बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं आगे के, वो तुम्हारे और अच्छे से क्लैरिटी के साथ तुम्हें समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन आता है, अगर कोई पूछे आपसे कि वर्ल्ड में जो मेजर डेजर्ट्स है वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे ही क्यों मिल रहे हैं,
वो आप समझ पाओगे जब इसको आपने अच्छे से समझा होगा। क्लाइमेटोलॉजी में इंडियन मानसून को भी लिखा जाता है, लेकिन मैं इंडियन मानसून को कराऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी इंडिया की ज्योग्राफी, उसके जो माउंटेन रेंजेस वगैरह हैं, इन सब की लोकेशंस भी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ये एक चैप्टर होगा इंडियन मानसून का, जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पर, इंडियन ज्योग्राफी में उसको। लेकिन मानसून का टॉपिक और बाय डिफॉल्ट तभी आपको समझ में आएगा जब आपकी क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे। एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न्ड, यूपीएससी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। वाई एंड हाउ पे ज़्यादा उनका इफेक्ट जो है फोकस होता है। कोई प्रोसेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसमें कोई ऑल्टरेशन होगा तो क्या होगा, राइट। इन सारे केसेस में अगर आपने इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर एकदम पूरा टिप्स पे किया हुआ है तो ट्रस्ट मी, जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इस पर्टिकुलर यूनिट की यूटिलिटी हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी है, क्योंकि किसी भी एरिया की जो वेजिटेशन है, भाई एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे आप, पहली चीज वेजिटेशन, दूसरा ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा एंड फौना बेसिकली, और उन्हीं का इंटरेक्शन। तो बेसिकली किसी भी एरिया की जो फ्लोरा है, जो वेजिटेशन है, वो वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करता है। और जिस एरिया में जैसी वेजिटेशन होगी, वो वेजिटेशन ऑटोमेटिकली कुछ स्पीशीज को ही सेलेक्ट करेगी वहाँ पर रहने के लिए, बाकी कई सारी स्पीशीज ऐसी होंगी जो उस रीजन में रहने के लिए अनफिट हो जाएंगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट एरिया क्लाइमेट कैसा होगा, डेजर्ट दो तरह के हो जाएंगे टेम्परेचर के बेसिस पे, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। अब दोनों ही केसेस में यहाँ पे वेजिटेशन क्या हमें बहुत ज्यादा मिलेगी देखने के लिए, या बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे देखने के लिए, नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस एरिया में क्योंकि वेजिटेशन ही लिमिटेड होंगी, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत लिमिटेड देखने को मिलेंगी। क्या अगर आप डेजर्ट एरियाज में जाओगे तो क्या आपको बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाले रीजन्स में जाते हैं, या इक्वेटोरियल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी जो अर्थ के इक्वेटर के आसपास का रीजन है या पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का रीजन है, इन सारे एरियाज में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। बहुत ज्यादा बारिश होने से बहुत ज्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ होगी यहाँ पर। दूसरा, सनलाइट भी यहाँ पे वर्टिकल गिरती है एकदम 90 डिग्री एंगल पे। तो वेजिटेशन को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, अच्छी सनलाइट, अच्छा मॉइस्चर, दोनों सरप्लस में। इसलिए इस विषुवतीय क्षेत्र के रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वेजिटेशन ग्रो होती है। अब क्योंकि ये वेजिटेशन, क्योंकि पूरे साल यहाँ पे बारिश होती है, तो ये एवरग्रीन वेजिटेशन होती है, सदाबहार वन मिलते हैं यहाँ पे, सदाबहार वनस्पति मिलती है। फॉरेस्ट बहुत डेंस होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे स्पीशीज ऐसी होंगी जैसे रेप्टाइल्स खूब सारी होंगी, ट्री क्लाइंबर्स बहुत सारे होंगे, यानी ऐसे स्पीशीज जो पेड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो प्राइमेट्स यानी मंकीज फैमिली के रिलेटेड जो स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फास्टेस्ट एनिमल, वेरी टॉलेस्ट एनिमल जैसे कि जिराफ, चीता, वो सब यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आप जितना अच्छा क्लाइमेटोलॉजी को कमांड करके चलेंगे, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एनवायरमेंट इकोलॉजी पे और अच्छी कमांड उससे डेवलप हो जाएगी। तो ये एक यूनिट ऐसी यूनिट है कि अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट मान लो एक दिन की भी क्लास को मिस कर गया, तो पहली बात तो उसको सब्सिक्वेंट टॉपिक्स को समझने में कम से कम 4 से 5 दिन वैसे लग जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही कॉन्सेप्ट होगा, घुमा फिरा के आएगा। टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन, कोरियोलिस फोर्स, कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो बार बार आती रहेंगी यहाँ पर, और अगर वही मिस कर गए हैं तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर यहाँ पर। ये बात समझ आई कि नहीं, सब कुछ ईजी है। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी आपको कि जो है किस किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। कोई एक फैक्टर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्लाइमेट पे, पूरे रीजन पे। तो सबसे पहले हम एक चीज पूछते हैं कि क्लाइमेट वर्सेस वेदर, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट यानी जलवायु और वेदर यानी कि मौसम, दोनों में क्या डिफरेंस है। यस, क्लाइमेट, क्लाइमेट एक लॉन्ग टाइम पीरियड का होता है, ठीक है। वेदर डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे क्या घंटे दर घंटे जो है चेंज हो सकता है। मान लीजिए अभी बारिश हो रही है, पता चला 2 घंटे बाद जो है धूप निकल आई अचानक से,
ठीक है, अभी थोड़ा सा मौसम ठीक सा लग रहा है ना। और पता चला कि जो है अचानक से धूप निकल आई तो उमस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और साथ के साथ क्या है, उमस जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो है टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो आपको और गर्मी फील होगी, और ज़्यादा स्वेटनिंग और स्टिकीनेस लगेगी, चिपचिपापन लगेगा स्किन पे, राइट। तो वेदर जो है, जो मौसम है, वो पल पल बदल सकता है, आवरली बेसिस पे बदल सकता है, कुछ ड्यूरेशन में बदल सकता है, चेंज हो सकता है। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। क्लाइमेट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ प्लेस। जो जलवायु है वो किसी क्षेत्र की क्या एक आइडेंटिटी है। अब मान लीजिए अफ्रीका की बात करते हैं, तो अफ्रीका कैसा रीजन है, ठंडा रीजन है या गर्म रीजन है, कोल्ड रीजन है या हॉट रीजन है, हॉट रीजन है। पोलर एरियाज, एंटार्क्टिका, आर्कटिक रीजन, ये कोल्ड क्लाइमेट वाला रीजन है या वार्म क्लाइमेट का रीजन है, कोल्ड क्लाइमेट का रीजन है। तो बेसिकली जो क्लाइमेट है ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। दरअसल बेसिकली किसी एरिया की 25 ईयर्स से लेकर 33 ईयर्स तक की जो वेदर कंडीशन होती है उसका एवरेज निकाला जाता है, और उसके बेसिस पे जो है उस एरिया की जो है बेसिकली क्लाइमेट को उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं फिर वहाँ पर कि इस एरिया का क्लाइमेट हॉट है, वार्म ह्यूमिड है, हॉट एंड ड्राई है, हॉट एंड ह्यूमिड है। इस तरह से बहुत सारी कंडीशन होते हैं क्लाइमेट्स के अलग अलग क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर के साथ साथ बीच में एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं सीजन या ऋतु। तो सीजन, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? वेदर शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म फिनोमिना हो गया, घंटे 2 घंटे के हिसाब से चेंज हो सकता है। सीजन, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए चेंज हो जाएंगी। बेसिकली जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, जब ये अपने एक्सिस पे घूम रही है तब इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रोटेशन या घूर्णन। जब ये अपने एक्सिस पे घूम रही है तो रोटेशन या घूर्णन इसे हमने बोल दिया। लेकिन अगर ये जब ये सन के चारों ओर घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है, तब इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन या हिंदी में परिक्रमा। तो बेसिकली हमारी जो अर्थ है, अगर आप देखेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, कि ये अपने एक्सिस पे सीधा नहीं है। एक्सिस ऐसे नहीं है, कोई भी ग्लोब जो ऑथेंटिक ग्लोब होगा वो हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा कि इस तरह से तिरछा। कभी सोचा कि ऐसे क्यों नहीं मिल रहा इस तरह से सीधा, ये वो ऐसे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये अपने एक्सिस पे टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली कि जब ये रोटेशन इसका कंटिन्यू होता है, सॉरी रेवोल्यूशन जो है सन के चारों कंटिन्यू होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक फेज ऐसी आती है जब सनलाइट जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर सीधा गिर रही होती है। दूसरा टाइम पीरियड ऐसा आता है जब सनलाइट हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर सीधा गिर रही होती है। जब सनलाइट हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर सीधा गिर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, जब यहाँ पे सीधा गिर रही है तो इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस वक्त जो है सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, वापस नीचे जा रहा है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे अभी अगस्त का मंथ स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर, फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा, पहले इक्वेटर के ऊपर आएगा, ये कंडीशन इक्विनॉक्स कंडीशन कहते हैं इसको, और उसके बाद धीरे धीरे जाते हुए नीचे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर आ जाएगा। इस कंडीशन को विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे हम आगे चैप्टर्स में। तो कहने वाला ये है कि इस बेसिस पे जब अर्थ जो है हमारे सन के चारों ओर परिक्रमा कर रही है या रेवोल्यूशन कर रही है, तो बेसिकली क्या होता है, एंगल ऑफ इंसोलेशन यानी जो सनलाइट किस एंगल पे गिर रही है चेंज होता है। एक सीजन में सनलाइट जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सीधा गिरती है, दूसरे सीजन में हमारी जो सनलाइट है वो सदर्न हेमिस्फीयर को सीधा गिरती है, जिसकी वजह से क्या होता है, समर और विंटर के सीजन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, उसके बाद ये बदलाव होते हैं इसमें। वेदर, ये कई सारे फैक्टर से डिटरमाइन होता है, जो मौसम है कई सारे फैक्टर से जो है इंपैक्टेड होता है। वो वेदर में ये भी चीज फैक्टर मतलब इन्वॉल्व होती है कि हमारा जो रीजन है वो कोस्ट से कितना दूर है, तट से कितना दूर है। यानी जो कोस्टल सिटीज होंगी वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे वेदर बहुत तेजी से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो सिटीज कोस्ट से काफी दूर है और एक स्टेबल कंडीशन अगर है, तो वहां पे पूरे दिन आप देखेंगे तो एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको वेदर में। मानसून का सीजन अभी चल रहा है तो वेदर में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी, बहुत अस्थिरता देखने को मिलेगी। कभी धूप निकल आएगी, कभी एकदम बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी एकदम से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मानसून, जब विंटर सीजन रहता है, जब समर सीजन रहता है, तब वेदर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा।
तो वेदर है जो कई सारे फैक्टर से इंपैक्ट होता है, क्लाइमेट भी ऐसे कई सारे फैक्टर से इंपैक्ट होगा, तो इन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी करनी है। एक को रिलेटेड स्टडी, एक दूसरे को बहुत इंटरकनेक्टेड करके हमें जो है स्टडी करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो क्लास में जब टॉपिक को हम समझेंगे, उसके बाद जब आप नोट्स वगैरह बना लेंगे, तो आपको तब भी कोशिश यही करती रहनी है कि ये सोचना है कि कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे किस एंगल से इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे इसको कंसिडर करना उठा दीजिए। ये सबको बात समझ में है कि नहीं इस चीज़ें? अब हेडिंग डालिए। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले व्हाट इज एटमॉस्फेयर? व्हाट इज एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है वो क्या होता है। क्या बोलेंगे एटमॉस्फेयर को? इट इज द एनवलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग अस। ये क्या है? कई सारी गैसों के मिश्रण का एक आवरण है जो पृथ्वी को घेरे हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है या हमारा जो वायुमंडल है, इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है गैसेस, दूसरा है वाटर वेपर, एंड तीसरा है यहां पे डस्ट पार्टिकल्स या एरोसोल्स। गैसें, फिर जलवाष्प और धूलकण या एरोसोल। ये 3 जो है मुख्य हमारे वायुमंडल के या वातावरण के घटक है। दीज आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, गैसेस, फिर वाटर वेपर और फिर डस्ट पार्टिकल्स। यहां तक सबको बात समझ में आ रही कि नहीं चल रही? सबको क्लियर है चीज? जब मैं गैसेस की बात करता हूं तो गैसेस में बेसिकली कुछ गैसेस ऐसी हैं जो परमानेंट है, जबकि कुछ गैसेस ऐसी होती है जो वेरिएबल होती है, यानी उनके जो उनका जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है वो कम ज्यादा हो सकता है। यहां पे मेनली जो गैसेस है उसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा कई सारी यहां पे दूसरी ट्रेसेस गैसेस भी है। हर एक गैस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अपनी एक महत्व है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की अपनी एक विशेषताएं हैं, अपना इनका महत्व है, अपना एक रोल है यहाँ पर। फिर आता है वाटर वेपर, जलवाष्प। जलवाष्प को अगर हम देखेंगे तो जलवाष्प बेसिकली हर जगह एक जैसी कंडीशन में नहीं होगा। अगर आप कोस्टल एरियाज में जाएंगे तो वहां पे वाटर वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अगर आप जो है किसी डेजर्ट एरिया की तरफ चले जाएंगे तो वहां पे जो है वाटर वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कंपैरेटिवली कम होगा। लैटिट्यूड्स के बेसिस पे भी इक्वेटर पे, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो इक्वेटर पे क्योंकि सनलाइट एकदम सीधा गिर रही है, तो सीधा गिरने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है उनका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, उनका वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वाटर वेपर्स भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और फिर रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। लेकिन इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में वाटर वेपर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पूरी तरह से एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, इसमें वेरिएबिलिटी है, इसलिए वेरिएबल कंपोनेंट है ये।
फिर आते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स या एरोसोल्स। इनका भी अपनी एक यूटिलिटी है, इनकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। डस्ट पार्टिकल्स या एरोसोल्स, पहली चीज ये तो ये भी निर्धारित करते हैं कि हमारी अर्थ पे जो सनलाइट आ रही है हमारी अर्थ की तरफ, तो वो कितनी क्वांटिटी में पहुंचेगी और कितनी क्वांटिटी में वापस भेज दी जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्बिडो, कि हमारी सनलाइट अर्थ की तरफ आ रही है एटमॉस्फेयर में, लेकिन डस्ट पार्टिकल की वजह से वो इन डस्ट पार्टिकल से टकरा के वापस चली गई। मान लो अगर एक दिन में 100 यूनिट्स अगर सनलाइट अर्थ की तरफ आ रही है, तो उनमें से 6 यूनिट सनलाइट जो है इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू वापस एल्बिडो प्रोसेस से चली जाती है अर्थ से बाहर, बिना एब्जॉर्ब हुए। इसी तरीके से क्लाउड के फॉर्मेशन में, बादल बनने की प्रक्रिया में इन डस्ट पार्टिकल्स का बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स, आप कहेंगे अरे डस्ट पार्टिकल है, धूल है, ये तो गंदी चीज होती है, ये नहीं होनी चाहिए, तो आप गलत हो। फिर इसमें डस्ट पार्टिकल नहीं है तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। आर्टिफिशियल रेनफॉल भी जब हम करते हैं, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं इस चीज को, तो क्लाउड सीडिंग भी जब करते हैं तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं कि हम मैनुअली डस्ट पार्टिकल्स या एरोसोल्स, यानी कि जो बहुत ही महीन कण है, इनको जो है इंजेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हाइट पे, ताकि वो जो है बेसिकली वाटर वेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो एक एक पार्ट जहाँ पे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर एक कंपोनेंट का अपना एक विशेष योगदान है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और वही चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। यह बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? सब कुछ चीज़ है। सो सबसे पहले देखते हैं gases in atmosphere. Gases in atmosphere, तो यहां पर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आ गया हमारा आर्गन। इसमें लाइफ के सस्टेनेंस के बेसिस पे जो शुरुआत की 3 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी की गैसेस भी हमारे जो अर्थ में, इवन जो ट्रेस गैसेस भी हैं, जो बहुत डेसिमल्स में आती हैं, पॉइंट्स में जिनके परसेंटेज आ रहे हैं, वो सब गैसेस का भी बड़ा सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का क्या रोल है हमारी लाइफ में? क्या रोल है हमारे इस ऑक्सीजन का हमारी लाइफ में? We have faced a phase of that COVID-19 डेल्टा वेरिएंट। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन की क्या यूज है या ऑक्सीजन का क्या महत्व है या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये किसी को समझाने की जरूरत पड़ेगी। बात यहाँ पे ये आती है कि ऑक्सीजन कैसी गैस है? हाईली इन्फ्लेमेबल, अत्यधिक ज्वलनशील, या बहुत ही न्यूट्रल गैस है, स्टेबल गैस है? कैसी है? बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है ये। कैसी गैस है ये? बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 20.9% अराउंड, तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ऐसी कंडीशन में कभी किसी व्यक्ति को आपने देखा है कि वो स्मोक कर रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है? ये बात और है कि उस पर लिखा होता पहले स्मोकिंग किल्स, लेकिन उसके बावजूद अगर मान लो वो बीड़ी या सिगरेट पी रहा है और उसने अपने फेस के पास ही बीड़ी सिगरेट लाया और सांस खींच रहा है अंदर, तो कभी देखा कि जलती ऑक्सीजन उसके बॉडी में अंदर जा रही है? कभी ऐसा नोटिस किया किसी ने? तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, तो ऐसा क्यों नहीं था कि कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है तो उस टाइम पे जो सांस अंदर खींच रहा है, तो ये जलती हुई ऑक्सीजन उसके नोज में या माउथ में एंटर कर रही है? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता ऐसा? बताइए। कोई तो ऐसा चीज़ होगा ना जिसकी वजह से नहीं हो रहा होगा ये। कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोई पर्सन अगर इसको इनहेल कर रहा है और मान लो सामने उसने कोई माचिस जला रखी है, सांस खींच रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में तो फिर जो है वो जल जाना चाहिए। तो बताइए क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ऑक्सीजन को इनहेल करने लायक बनाया है इस नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन जो है, इसका परसेंटेज कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78.08%। तो ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली, इसने इस ऑक्सीजन को क्या करा? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है, बहुत ज़्यादा घुलित अवस्था में कर दिया है इसको। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं,
ये पूरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन नहीं है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन नहीं होती अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑक्सीजन भी हमारे किसी काम की नहीं होती। आपको याद होगा जब हम अर्थ के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि शुरुआत में अर्थ जो है पूरा पूरा एक बहुत बड़ा ओशियन थी, लेकिन किसका? पिघले हुए मैग्मा का, पिघले हुए लावा का एक बहुत बड़ा महासागर थी पूरी की पूरी पृथ्वी हमारी। फिर जो आउटर हमारा जो सरफेस था, वहां पे क्या हुआ? उसकी कूलिंग स्टार्ट हुई, और कूलिंग स्टार्ट हुई तो हमारी अर्थ से बहुत सारी गैसेज रिलीज हुई। इस प्रोसेस को बोला था डी गैसिफिकेशन। क्या बोला था इसको हमने? डी गैसिफिकेशन। इसकी वजह से कई सारी गैसेज हमारी अर्थ से रिलीज हुई, और इनिशियल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सबकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। ये सारी गैसेज हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की, हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ के चारों ओर ही एक एनवलप के फॉर्म में, एक आवरण के फॉर्म में जो है एक स्टेबल कंडीशन में आ गई, वहीं पे रुक गई जाकर वो। इस टाइम पे हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर वेपर्स निकले थे, जलवाष्प निकले थे। ये जलवाष्प जब ऊपर गए तो ये कंडेंस हुए, संघनित हुए, और कंडेंस होने के बाद, ये संघनन के बाद जो है इन्होंने क्लाउड फॉर्मेशन किया। क्लाउड फॉर्मेशन से बारिश हुई बहुत ज्यादा, और क्लाउड फॉर्मेशन जब हुआ, बारिश हुई, तो हमारी अर्थ पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा अनइवन सरफेस थी, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ सरफेस थी। ये पूरी तरह से एक समतल सतह नहीं थी, पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म सरफेस नहीं थी ये। तो जहां जहां पे भी गहरे डिप्रेशन थे, जहां जहां पे भी गहरी सतह थी, उन सब जगह पे पानी भर गया, और इस तरीके से हमारी अर्थ पे क्या हुआ? ओशियंस या महासागरों का उदय हुआ। जब ओशियंस का फॉर्मेशन हमारी अर्थ पे हो गया, इस टाइम तक अगर आप देखेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इस वायुमंडल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मुक्त रूप से अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जब ओशियंस का फॉर्मेशन हो गया, तो इस टाइम पे इस यहां पर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय बैक्टीरिया या यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरियाज, इनकी उत्पत्ति होती है। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने में समर्थ थे। दे वर एबल टू कैरी आउट अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होता है, और रिजल्टेंट जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाता है, और साथ के साथ ऑक्सीजन जो है ज्यादा क्वांटिटी में जो है एज अ बाय प्रोडक्ट इन बैक्टीरिया के थ्रू रिलीज होने स्टार्ट होती है। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो इसी ऑक्सीजन की वजह से शुरुआत में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बाद में इसकी वजह से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या बहुकोशिकीय जीवों का जो है फिर उदय हुआ। फिर एक प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। समय दर समय जो जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं, वो अपने अंदर कई प्रकार के बदलाव करते हैं, और पिछली पीढ़ी से ज़्यादा एडवांस होते चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपके फादर जो है वो आपके दादा से ज़्यादा एडवांस्ड होंगे, ज़्यादा टेक सेवी होंगे, ज़्यादा रिस्क टेकर होंगे, एक ब्रॉडर विजन होगा उनका। फिर इसके बाद आप जो है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। कई बार सुनते हैं ना, बच्चे कहते हैं पेरेंट्स को, आपको नहीं पता, आप रहने दो, हम कर लेंगे इसको, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। वो एक जनरेशन गैप कह सकते हैं इसको। वही चीज़ को एक बड़े लेवल पे देख लिया हमने कि जहाँ पे अलग अलग टाइम स्केल्स थे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कार्बोनिफेरस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रियासिक पीरियड, ऐसे कई सारे पीरियड्स थे। तो हर उसमें क्या हुआ, एक स्पीशीज आई और उससे दूसरे को रिप्लेस कर लिया, फिर दूसरी आई, तीसरे को रिप्लेस कर लिया। ऐसे यहाँ बात सुनाई कि नहीं, सब कुछ ईजी है। अब इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का क्या कंट्रीब्यूशन है, नाइट्रोजन का क्या यूसेज है? पहला यूसेज तो यही हो गया कि इसने ऑक्सीजन को डाइल्यूट किया है, डाइल्यूटेड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को हम लिविंग बींग्स यूज कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज यहां पर ये। फिर एक प्रोसेस होता है कि जो नाइट्रोजन है, ये हमारी बॉडी पे, ये जितना भी फ्लैश है, जितना भी मास है, ये किससे बनता है? ये प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? ये प्रोटीन से बनता है। और नाइट्रोजन जो है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारी क्रॉप्स में एंटर करता है, हमारी सॉइल में एंटर करता है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, और यही प्लांट्स में एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद अमोनिक, क्या बोलते हैं आपका, प्रोटीन का फॉर्मेशन ही करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे ये अमीनो एसिड्स फॉर्म करेगा या प्रोटीन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा।
इन्हीं प्लांट्स को ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, सब्सिक्वेंट लेवल पे यही प्रोटीन जो है उनकी बॉडी में जो है आगे चलकर मसल्स को बिल्डअप करेगा। तो प्रोटीन फॉर्मेशन में ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर के रूप में इसको यूज किया जाता है। अगर कमर्शियल यूसेज की बात करें तो फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह सब इसी से बनाया जाता है। यहां तक कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशमन जो उपकरण होते हैं उनमें भी बेसिकली इसी को यूज किया जाता है। नाइट्रोजन को एज अ कूलेंट भी यूज किया जाता है, यानी मशीन्स को ठंडे करने के लिए, इंजन्स को ठंडा करने के लिए भी यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन। आजकल अगर आप देखेंगे तो कई सारे बड़ी फैंसी फैंसी रेस्टोरेंट चेन्स स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ पे एक छोटी बड़ी सी प्लेट में थोड़ा सा खाना लेके आ जाएंगे और उसका चार्ज होगा सीधा 800 रुपये, 900 रुपये, 1000, 1200 रुपये, ऐसे खाने से ज़्यादा दिखावा। ठीक है, रील्स वगैरह लोग उसके फोटो वोटो खींचेंगे, रील्स वील्स बनाएंगे, उसके बाद वाह व्हाट अ लवली डिश। और यहाँ पे ये जो ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स होंगे कई बार क्या करेंगे कि ये थोड़ा और शो ऑफ करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज़ कर लेते हैं। खास तौर कोई ऐसी डिश जो ठंडी सर्व करनी है तो वो एकदम लाइव काउंटर आपके जो टेबल है वहीं साइड पे लगाएंगे और वहीं पर आपको जो है लिक्विड नाइट्रोजन ऐसे डालेंगे और वो पूरा धुआं धुआं आसपास हो जाएगा, सारी पब्लिक वहाँ देखती रहेगी आपको। तो एडिबल पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाने लग गया है, लेकिन वो थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है। अभी किसी भी तरह का केमिकल बॉडी में आप ले रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा अगर जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो इसका कमर्शियल यूसेज भी हमने देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर हो या फर्टिलाइजर्स हो, उसमें इसको यूज़ करते हैं। साथ के साथ जो है इसका हमने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखा कि हमारी फूड चेन में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है ये। प्लांट्स होते हैं जो खास तौर पे जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, जो फलीदार फसलें होती हैं, इनकी जड़ों में बैक्टीरिया मिलता है राइजोबियम। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, यानी कि उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जो बेसिकली फिर रूट्स एब्जॉर्ब करती है और उनके रूट्स में एब्जॉर्ब होने के बाद प्लांट्स में जाकर ये अमीनो एसिड्स फॉर्म करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। तो फूड चेन में इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल आ जाता है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है सब कुछ चीज़ें? नाइट्रोजन के फायदे तो हमने देख लिए। कई बार ये नाइट्रोजन हमारे लिए जो है घातक भी हो सकती है। कई बार इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर अस। अब ये कैसे हो सकता है? एक तरफ मैंने कहा कि इसी की वजह से ऑक्सीजन इनहेल करने लायक है हमारे लिए, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये जो है हमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? बेसिकली कई जगह ऐसी एक लेक्स होती है जहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि बहुत सारा नाइट्रोजन उस लेक में जो अंदर उसके डेब्रिस है वहाँ पे ट्रैप्ड होगा। जो भी इसके अंदर उस लेक में जो भी मलबा वगैरह होगा वहाँ पे नाइट्रोजन ट्रैप्ड होगा। अब मान लो ये कोई लेक, ये झील ऐसी है जो किसी पहाड़ी क्षेत्र में है। अब मान लो वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया, कोई भूकंप आया, यहाँ वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड वगैरह हुआ जिसकी वजह से ये झील भी टूट गई। तो सडनली क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन अचानक जो ट्रैप्ड इस लेक के अंदर, इस झील के अंदर, वो रिलीज हो जाएगी। जब ये रिलीज होगी सडनली तो ये उस एरिया में जो ऑक्सीजन है उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अचानक से बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे ये उस ऑक्सीजन को और ज़्यादा क्या करेगी, डाइल्यूट कर देगी। उस ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा ये डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगी वहाँ से। तो उस एरिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा, लोगों का दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन लंबे टाइम तक रही तो ऐसी कंडीशन में कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं। और अगर वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो पहले से ही किसी रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि किसी श्वसन रोग से पीड़ित है, तो ऐसे कंडीशन में कैजुअलिटीज़ के चांसेस और बढ़ सकते हैं। ऐसी मान लो कोई इंडस्ट्री कहीं पे लगी हुई है और वहाँ पे नाइट्रोजन का कोई सिलेंडर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो सडनली जो है वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन रिलीज हो गई, तो ये भी उस एरिया में, उस रीजन में क्या है, कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर देगी, जिससे क्या होगा, लोगों को सफोकेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा लोगों को एकदम। यहाँ बात सुनिए कि नहीं सब कुछ चीज़ें। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहली बात ये भी लाइफ सपोर्टिंग गैस है। जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक गैसेस में है ये। आप ये देखेंगे कि आज की डेट में हमारे इस वायुमंडल में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और साथ के साथ बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस की भी कॉन्सेंट्रेशन या टॉक्सिक मटेरियल की भी या सब्सटेंसेस की भी जो क्वांटिटी है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गई है।
तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हार्ट पेशेंट है या जिनको कोई लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, उनको आजकल अपने घर में ही जो है एयर प्यूरिफायर के साथ साथ ऑक्सीजन कन्वर्टर भी लगाना पड़ रहा है। एयर प्यूरिफायर अलग चीज़ है एंड ऑक्सीजन कन्वर्टर अलग चीज़ है। वो एक मशीन होती है जो बेसिकली रूम में लगाई जाती है, उसका काम ही यही होता है कि वो एक मतलब वाटर बॉटल जैसा कुछ सिस्टम होता है जो उसमें इंसर्ट किया जाता है पानी भर के, और वो लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती रहती है ताकि उस रूम में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे और जो हार्ट पेशेंट है इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती रहे। कि ब्लड में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही ज़्यादा पर्सन एनर्जेटिक फील करेगा। ये बात समझ की नहीं रही है? हमारी ब्लड के अंदर जो सेल्स है हमारी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, तो यहाँ पे बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑक्सीजन की बर्निंग से ही हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सेल्स को एनर्जी मिलेगी। तो आप देखोगे दिल्ली वगैरह में अगर जाओगे तो दिल्ली में जैसे कुछ बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो ऑक्सीजन बार बने हुए हैं। जैसे साकेत, दिल्ली साकेत में एक मॉल है सेलेक्ट सिटी वॉक, वहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन बार बना हुआ है। 15 मिनट के लिए उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड चैम्बर में बैठने के लिए वो दे कैन चार्ज यू अराउंड 300 और 400 रुपीज़ 15 मिनट बैठने के लिए उसमें। और उसके पास क्या है, खूब सांस खींचो, खूब सांस खींचो, ठीक है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बॉडी में उतनी ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी फील होगी, उतना सेल्स को एनर्जी मिलेगी यहाँ पर। ये बात सुनिए कि नहीं, सब कुछ चीज़ें। तो ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग गैस है। देन इसी के थ्रू जो है बेसिकली जो भी हमारा फायर को सपोर्ट करने वाली चीज़ है वो इसी से ही होती है। इग्निशन सपोर्ट किससे होता है, ऑक्सीजन से ही होता है, ठीक है ना। तो इट सपोर्ट्स इग्निशन, इट सपोर्ट्स इग्निशन। और साथ के साथ हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये जितना भी फॉर्मेशन है इन सब में ऑक्सीजन एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इकोलॉजिकल बेसिस पे, बायोलॉजिकल बेसिस पे हमने देखा कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स से ही हमें एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन में या कार्बोहाइड्रेट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन है, लिपिड या फैट का कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन है, लाइफ सपोर्टिंग गैस हमारे लिए ऑक्सीजन है। इसके साथ साथ इसका बहुत सारा कमर्शियल यूज़ भी है। वेल्डिंग इंडस्ट्री हुआ, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा इग्निशन का यूज़ होता है वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, ऑक्सीजन की यूसेज हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड it is a necessary evil. It is referred as a greenhouse gas. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैस है, और इसको एक नेसेसरी इविल भी कहते हैं, आवश्यक बुराई। ये एक ऐसी गैस है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को या ग्लोबल लेवल पे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करती है, ये उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ये एक ऐसी गैस है कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी तो हमारी जो अर्थ है वो एक आग का गोला, एक फायर बॉल में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कम हो रही है तो हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ है वो एक आइस बॉल, स्नो बॉल या बर्फ का गोला बन सकती है। तो इसका एक बहुत ही डिजायरेबल, एक बहुत ही सही अनुपात में रहना बहुत आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है। क्या होता है ग्रीन हाउस? हरे रंग का होता है घर। जब ग्रीन हाउस बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हरे रंग का घर, ऐसा है क्या?
यस ये ग्रीन हाउस है। ये ग्रीन हाउस जो है बेसिकली, अगर आप नर्सरी, जो प्लांट्स की नर्सरी अगर होती है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे घर। इसको ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस जनरली आपको प्लेन एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। ग्लास हाउस वगैरह आपको बेसिकली पहाड़ी एरियाज में या ऐसे लोगों के घर देखने को मिल जाएंगे जो बेसिकली बड़े बड़े बंगलो बना रखे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउसेज बना रखे हैं, तो वहाँ पे ग्लास हाउस भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये फंक्शन कैसे करता है बेसिकली, तो ये क्या हो गया, पावर कट। यस, तो जो ग्रीन हाउस होता है ये प्लांट्स की नर्सरी में, या आपको जो माउंटेनस एरियाज में जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी वो ग्लास का हाउस बनाते हैं, शीशे का घर ऐसा बनाते हैं, एक सेक्शन अपने बंगले के किसी कॉर्नर में बना देते हैं। ये कई मूवीज में आपने ऐसा देखा भी होगा, जहाँ पे खास तौर पे हिमाचल या शिमला के आसपास के रीजन की शूटिंग वगैरह हुई हो। तो खैर, ये फंक्शन कैसे करता है, तो ये जो ग्रीन हाउस होता है ये बेसिकली जो सन की तरफ से जो रेडिएशन आती है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि सन की तरफ से जो सूरज की जो किरणें आ रही है उनको तो आने देगा अपने अंदर, लेकिन बाद में जो अर्थ ने जो ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, रात में अर्थ उसी को वापस रिलीज करती है। इनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, या इसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस होता है बेसिकली सनलाइट को आने देगा, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनको जाने से रोकेगा। नतीजा क्या होगा कि इस ग्रीन हाउस के अंदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में टेम्परेचर 7-8 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो सकता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ जो है हम अर्थ के कंटेक्स्ट में आज की डेट में देख रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, तो ये बेसिकली सनलाइट हमारी अर्थ की तरफ आ रही है, उसके लिए ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनको ये आने देंगी। लेकिन हमारी अर्थ जो रात में रेडिएशंस को रिलीज करेगी उसको ये रोकेगी, उसके लिए अवरोध उत्पन्न करेगी। तो ये रेडिएशंस यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी, जिससे हमारी अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो वहां तक तो जरूरी है, लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई हमारी एटमॉस्फेयर में, तो यही अर्थ जो है एक बर्फ के गोले में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये ग्रीन हाउसेस कम हो गई हमारे गैस, ये ग्रीन हाउस गैसेस कम हो गई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हमारी अर्थ क्या है, एक बर्फ के गोले में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ज्यादा हो गई तो इस तरह से ये पूरे एक आग के गोले में कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ बस में कि नई चीज है सबको। अब होता क्या है कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हुआ है। अगर आपसे 15 साल पहले तक की जो बुक्स जो छपी हुई थी ज्योग्राफी की, उनमें आप देखोगे तो लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.03%, लेकिन अब लिखा होगा 0.04%। कि 2018 में खुद जो है जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने प्रूव किया कि अब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया इस ग्रीन हाउस गैसेज का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैसेज में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी, इसके अंदर और भी से कई गैसेज होती हैं। मीथेन हो गई, वाटर वेपर्स हो गए, एटमॉस्फेरिक ओजोन, यानी जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बेसिकली जो हमारी सतह के आसपास जो ओजोन मिल रही है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, खैर अब जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कैसे हो रहा है हमारी अर्थ में, ये कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ क्यों रहा है, ये बढ़ने के पीछे इसका कारण है, ये बढ़ने का कारण ये सारे गैसेस हैं यहाँ पर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, वाटर वेपर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स।
ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये, और इनका कॉन्सेंट्रेशन लगातार हमारे उसमें हमारी अर्थ पे इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो इसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर प्लस डिफॉरेस्टेशन। इसके डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि जो प्लांट्स जो इन कार्बन डाइऑक्साइड को या इन ग्रीन हाउस गैसेज में को कईयों को एब्जॉर्ब कर सकता था, वो अब नहीं कर पाएगा। ठीक है, साथ के साथ जो है इंडस्ट्रियल कई सारी इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले फॉसिल फ्यूल्स के धुएं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है कमर्शियल यूसेज पे हाउस होल्ड्स में यूज होने वाली चीजें, तो कई सारे इसके अलग अलग सोर्सेज है जिससे ये ग्रीन हाउसेज जो है लगातार, ग्रीन हाउस गैसेज जो है बेसिकली लगातार इनका जो है एमिशन बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इसके मेन सोर्सेज में आप देखेंगे तो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद जो है यस, तो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सब मेन सोर्सेज है, मेजर सोर्सेज है जिससे ग्रीन हाउस गैसेज अलग अलग फॉर्म में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बिल्डिंग्स, फिर इसके बाद जो है अदर्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनर्जी, इंडस्ट्री, ये इन ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसके साथ साथ कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं जिनके थ्रू जो है ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ दूसरे हाइड्रेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते रहते हैं। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है मीथेन हाइड्रेट्स। ये सब क्या है, ये मीथेन हाइड्रेट्स है। ये वोल्केनिक सोर्सेज के आसपास ऐसे मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं जो लगातार जो है स्मोक के फॉर्म में रिलीज होते रहते हैं, और ये भी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा या जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, हमारे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाएगा, हमारे पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि करेगा। जब हम पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि करेगा तो ग्लेशियर्स जो है बहुत तेजी से पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ग्लेशियर्स तेजी से पिघलना स्टार्ट होंगे तो पूरी पृथ्वी के, पूरी अर्थ का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जो जिस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये यूरोप को पहले का दिखा रहा है कि कैसा है, और आगे चल के फ्यूचर में ये सब एरिया यूरोप का जो है ये पानी में डूब जाएगा हमेशा के लिए। ये सब एरिया इस चीज़ को दिखा रहा है। इसी तरीके से अफ्रीका का करंट मैप ऐसा है, लेकिन आगे चल के जब सी लेवल बढ़ेगा, लगातार समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सब एरियाज जो है पानी में इसके डूब जाएंगे। यहाँ पे इंडिया भी आएगा, अभी ये आ गया। तो आप देखोगे कि अभी इंडिया ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में जब ये सी लेवल बढ़ेगा तो कई सारे कोस्टल इलाके, कई सारे ऐसे एरियाज होंगे जो पानी में डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में, और वो कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी हमें। नॉर्थ अमेरिका के साथ भी ये कंडीशन होने वाली है। तो सी लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है। सी लेवल इंक्रीज होगा तो सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल कंट्रीज, कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल सिटीज, कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि मॉरिशियस, सेशल्स, मालदीव्स, ये आइलैंड कंट्रीज हैं ये, ठीक है ना, ये सारे के सारे पानी में डूब जाएंगे। ये इनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन सब एरियाज का तो कुछ पार्शल एरिया पानी में डूबेगा, लेकिन ये कई सारे ऐसे देश भी होंगे जिनका अस्तित्व, जिनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एंटार्क्टिका का रीजन, ये कंडीशन होगी उसकी। यहां तक सबको बात समझ में आएगी नहीं ये चीज़, ये ठीक है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एमिशन बढ़ता है या ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा, तो इसका मल्टीफोल्ड इफेक्ट यानी बहुआयामी परिणाम जो इसका हमें जो है देखने को मिलेगा। इतनी बात सुनिए कि नई चीज़ है। इसका एनालिसिस हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी करेंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है इनके कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने से, तो वर्ल्ड के लेवल पर हमने देखा कि सी लेवल इंक्रीज हुआ, बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे नेशंस, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे सिटीज ये पानी में डूब जाएंगी। जब पानी में डूब जाएंगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट करेंगे दूसरी जगह पर, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है जिस देश की तरफ वो भागे, जिस देश की तरफ वो रिफ्यूज लेने के लिए जाए, हो सकता है वो देश उनका वेलकम ही ना करे। तो बहुत सारे कियोस क्रिएट होंगे, बहुत सारे नए टाइप के जो है डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, लोग शरण लेने के लिए दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देंगे। साथ के साथ
हमारे ओशन की करंट्स, हमारे ओशन में कुछ करंट्स मूव करती हैं, कोल्ड वाटर करंट्स, वार्म वाटर करंट्स। इन करंट्स का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये जो ओशन करंट्स होती हैं इनका उस जिस भी रीजन में इनका इंपैक्ट होता है, जिस भी रीजन में गुजरती है, उस रीजन के क्लाइमेट पे इनका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट पे इंपैक्ट पड़ेगा तो क्रॉपिंग पैटर्न भी उन एरियाज के डिस्टर्ब हो जाएंगे। मान लो कोई एरिया ऐसा है जहां पे वार्म ओशन करंट की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वहां पे अगर कोल्ड ठंडी ओशन करंट आ गई, तो ठंडी ओशन करंट आने से क्या होगा, वहां पे इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा, वाष्पीकरण कम हो जाएगा। कल बताया था मैंने आपको, एक गिलास ठंडा पानी, एक गिलास गर्म पानी, धूप में लग रहे हो तो पहले कौन सा ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, गर्म पानी ठंडा पानी? गर्म पानी इवेपोरेट होगा जल्दी। अब अगर वाटर ठंडा हो जाएगा किसी रीजन का, तो क्या होगा, वहां पे इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि इस एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन या बादलों का निर्माण भी कम हो जाएगा। जब बादल कम बनेंगे तो बारिश भी कम होगी, वो एरिया में सूखा पड़ जाएगा। अब ऐसे एरिया में मान लो पहले बारिश होती थी, वहां पे धान की खेती होती थी, राइस कल्टीवेशन होता था, अब सूखा पड़ने लग गया या बारिश बहुत कम हो गई, तो क्या वहां पे हम राइस कल्टीवेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम अपने देश की बात करें, हिमालयन रीजन हमारे इंडिया की, तो इंडिया का एक बहुत नॉर्दर्न साइड में हिमालयन माउंटेन रेंज। इस हिमालयन माउंटेन रेंज में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। जब ये ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघलेंगे, तो शुरुआत में तो हिमालय की जो नदियां हैं उनका फ्लो बढ़ जाएगा, उनके बहाव में तेजी आ जाएगी बहुत ज़्यादा, जिसका नतीजा ये होगा कि डाउन स्ट्रीम एरियाज में, निचले इलाकों में, सब एरियाज में बहुत ही हाई इंटेंसिटी के बहुत सीवियर फ्लड्स आएंगे, बहुत ही गंभीर, बहुत ही घातक स्तर के जो है बेसिकली बाढ़ की आपदाएं आएंगी वहां पर। अब धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये नदियां जब सूख जाएंगी, तो ये नदियां जो है हमारे फ्रेश वाटर सोर्स में आती हैं, मीठे जल के मुख्य स्रोत है ये। तो जब मीठा जल का स्रोत खत्म हो जाएगा, तो आप सोचो फिर पानी के लिए क्या करना पड़ेगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी का आप एग्जांपल देख लो, कि अगर हमने एक धमकी वहां पे दी इंडस वाटर को लेकर, तो आप देखो कि कितना ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे शोर शराबा हो गया, क्योंकि वो लाइफ लाइन है ये सब वाटर बॉडीज। अब लाइफ लाइन का खत्म हो जाएगी तो लाइफ भी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनी आ रही कि नहीं आ रही सब कुछ चीज़ें? इन नदियों के थ्रू, इन नदियों पर कई बड़ी बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया की 52% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इन्हीं नदियों के थ्रू बनती है। जब नदी ही खत्म हो जाएगी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, या तो हमें थर्मल एनर्जी पर जाना पड़ेगा, तापीय बिजली उत्पन्न करनी पड़ेगी, जिसमें और ज़्यादा प्रदूषण होगा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी पे हमें फोकस करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो इन ग्लेशियर्स के पिघलने से, ये जो ग्लेशियर्स है ये ऐसे एरियाज है जहां पर, थैंक यू, ये ऐसे एरियाज है जहां पर पास्ट टाइम में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और वायरस थे जो एक्टिव थे हमारे पृथ्वी के ऐतिहासिक काल में। ठीक है ना, ये बैक्टीरियाज इन ग्लेशियर्स में जाके ट्रैप हो गए हैं, वहां जाके फ्रीज कंडीशन में है और इनएक्टिव स्टेट में है, इस वक्त एकदम निष्क्रिय अवस्था में है। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे ये, वैसे वैसे इस तरह के सारे जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, ये वापस से हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम में, हमारी अर्थ के इकोसिस्टम में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। वापस से ये हमें किसी ना किसी तरीके से, सिर्फ हमें ही नहीं, मतलब जीव जंतुओं को, हम भी जीव जंतु के कैटेगरी में आते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से उनको जो है बीमार करेंगे, किसी न किसी तरह से उनको संक्रमित या इन्फेक्ट करेंगे। नतीजा क्या होगा, कई कई प्रकार की नई नई बीमारियां लॉन्च होंगी, कई प्रकार की बीमारियों का जो है उदय होगा, जिसमें बहुत मास लेवल पे, बहुत लार्ज स्केल पे जो है कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलेंगी। ऐसे पार्टिकल्स को हम ज़ॉम्बी पार्टिकल्स कहते हैं। इस तरह के मेटेरियल को क्या कहते हैं, ज़ॉम्बी पार्टिकल्स कहते हैं। अननोन नहीं है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि बीमार पड़ रहे हैं, टेस्ट करा ली सारे के सारे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पता चल पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर किस वजह से बीमारी हो रही है, क्या हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नई चीज़ ही है। तो ये रोल था कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर ग्रीन हाउस गैसेज, इन सबको हमने डिस्कस किया, और साथ के साथ ये भी देखा कि इनके बढ़ने से या इनके कम होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पूरी अर्थ पर ग्लोबल लेवल पे। एज ऑफ नाउ करंट कंडीशन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ग्लोबल वार्मिंग से ही रिजल्टेंट है एक दूसरी प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। जिस एरिया में सूखा पड़ता था वहां बारिश हो रही है,
और जहाँ बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है। जिस एरिया में स्नोफॉल होती थी वहाँ पे स्नोफॉल या तो हो नहीं रही या फिर लेट हो जा रही है। और हर एक चीज का अपना एक रोल है। जैसे पिछले साल आपको याद होगा कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सारे एरियाज जम्मू कश्मीर में है। इन गुलमर्ग सोनमर्ग वाले इलाकों में, इन सब एरियाज में सर्दियों के टाइम पे जो स्नोफॉल होती है वो स्नोफॉल काफी लेट हो गई। और अगर स्नोफॉल लेट हो गई तो वहाँ के जो होटेलियर्स थे, जो होटल एसोसिएशन के लोग थे, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग थे, टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे लोग परेशान हो गए थे। क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसा एरिया, गुलमर्ग सोनमर्ग ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे विंटर्स के, सॉरी, समर सीजन के स्टार्टिंग से मार्च ऑनवर्ड्स हम कहेंगे, तो मार्च की शुरुआत से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कई प्रकार के फूल, कई प्रकार की फ्रेश वेजिटेशन सब ग्रो होती है। एल्पाइन वेजिटेशन होती हैं ये, एल्पाइन वनस्पति। और ये जो है एक बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू देती है, बहुत ही ऐसा अब हिंदी में इसको ऐसा लो कि बहुत ही शानदार व्यू ऐसा देती है, ठीक है ना, मन को भाव विभोर कर देने वाला, मेस्मराइजिंग, भाव विभोर कर देने वाला, कि बस आपने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई एकदम ही। और इन्हीं एरियाज को देखने के लिए टूरिस्ट लोग वहां जाते हैं। लेकिन इन वेजिटेशन के ग्रो होने के लिए उस एरिया में जरूरी है कि वहां पे स्नोफॉल हो। और स्नोफॉल अगर लेट हो गई तो वेजिटेशन भी आगे ग्रो नहीं होगी, और जब वो नहीं होगी तो टूरिस्ट भी नहीं आएगा, और इनकी इंडस्ट्री उसी से चलती है। ये बात सुन रही कि नहीं, ऐसा कुछ चीज़ है। तो हर एक चीज़ का मतलब हम देखेंगे कि ये एक तरह का चेन रिएक्शन है, एक तरह की चेन रिएक्शन है। एक चीज़ डिस्टर्ब हुई, धीरे 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 उसने सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया यहाँ पर। क्लियर है सब कुछ चीज़ यहाँ पर? पहले इतना